कुछ दिनों पहले एबटाबाद में एक ऐसा बदतरीन इंसानियत सोच वाकया पेश आया था जिसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया था। 16 साल अमरीन को जरगे ने सिर्फ इसलिए जलाकर खाकिस्तान कर दिया था क्योंकि वो गांव से भागने वाली एक लड़की की हमराज थी। ये वाकया किस तरह पेश आया आप भी देखिए। अमरीन बहते चश्मे के किनारे कपड़े धो रही थी कि अचानक उसकी सहेली साइमा वहां आन धमकी। साइमा ने अमरीन की आंखों पर हाथ रखा तो अमरीन पीछे मुड़ी। मैं तो डर ही गई थी। वैसे तू आज घर से कैसे निकल आई? तूने तो कहा था कि अब्बा ने घर से निकलने पर पाबंदी लगा रखी है। ये सब बातें छोड़ तू, जो होगा देखा जाएगा। मैं तुझसे यहाँ जरूरी बात करने आई हूँ। मुझे माफ कर मेरी माँ और जा यहाँ से। तेरे घर वाले मुझे वैसे ही नापसंद करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि तू इतना डरती क्यों है मेरे घर वालों से। क्या कर लेंगे मेरे घर वाले तेरा? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझ पे रहम कर। लो जी, इतने प्यार से मैं यहाँ इससे मिलने आई हूँ और ये मुझे यहाँ से भगा रही है। देख, तू जो सोच रही है ना वो गलत है। मार देंगे तुझे तेरे घर वाले अगर पता चल गया कि तेरा उसके साथ चक्कर चल रहा है। तू बताने आई थी। देख देख, मैं आज शाम को उसके साथ भाग रही हूँ। उसके बाद कोर्ट मैरिज कर लूंगी। कोर्ट मैरिज की खबर सुनकर अमरीन के हाथ पांव फूल गए। उसने जल्दी से कपड़े समेटे और अपनी सहेली को खुदा हाफिज कहे बगैर दौड़ती चली गई। साइमा उसे दूर तक जाता देखती रही। साइमा ने जो कहा था वो कर दिखाया था। उसी शाम वो एक सुजुकी कैरी में अपने आशना के साथ फरार हो गई थी। साइमा के घर से भागने के बारे में पूरे गांव में सिर्फ 2 लोग ही जानते थे, अमरीन और सुजुकी का ड्राइवर। शब्बीर ने देखा कि उसी रात साइमा की मां इंतहाई गुस्से और तशवीश के आलम में अमरीन के घर में दाखिल हुई। अमरीन घर के काम काज में मसरूफ थी। साइमा की मां को देखते ही वो खौफजदा हो गई, लेकिन उसने अपनी परेशानी छुपाने की कोशिश की। अरे खाला, तुम इतनी रात में? सब खैरियत तो है? लो, अब हमसे ही पूछी जा रही है हमारी खैरियत। क्या हुआ है खाला? सच बता, कहाँ है मेरी बेटी? मुझे क्या मालूम कहाँ है। हाँ, सुबह आई थी मेरे पास, कपड़े धो रही थी मैं, तब देखा था मैंने उसे। क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? अरे कुछ नहीं कह रही थी खाला। देख, झूठ मत बोल, सच बता, तू उसके बारे में सब कुछ जानती है। अरे खाला, मुझे क्या जरूरत पड़ी है झूठ बोलने की? और एक बात तुम कान खोल के सुन लो, मुझ पर रोब मत दिखाया करो। मैं कोई तुम्हारी बेटी की नौकरानी नहीं है जो तुम्हें खबरें देती फिरूं कि कहाँ है वो। वैसे हुआ क्या है उसे? भाग गई है वो घर से। साइमा की मां की बात सुनकर एक लम्हे के लिए अमरीन उसी मंजर में खो गई जब साइमा ने उसे बताया था कि वो घर से भागने वाली थी।
चल वही बता दे जो तू बताने आई थी। देख देख, मैं आज शाम को उसके साथ भाग रही हूँ, उसके बाद कोर्ट मैरिज कर लूंगी। अमरीन ने अचानक खुद को संभाला और चेहरे पे हैरत के तासुरात सजा लिए। सायमा की माँ रोती पीटती और अमरीन को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए बाहर निकल गई और अमरीन चकरा कर गिर पड़ी। ऐबटाबाद का गांव मकूल था ही कितना बड़ा। सायमा के घर से भागने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। सायमा के घर वालों ने इस वाकये की शिकायत जिरगे के सरबराह परवेज से की, जिसने फौरी तौर पर पंचायत बुला ली। घर से भागने वाली लड़की के खानदान ने अमरीन और उसके घर वालों पर मुबैना इल्जाम लगाया था कि उन्होंने सायमा के फरार होने में मदद फराम की थी। शब्बीर ने देखा कि गांव का बदमाश परवेज, जो विलेज काउंसिल का सरबराह भी था, जिरगा लगाए बैठा था और अब वो फैसला सुना रहा था। सायमा ने भागकर इस सारे गांव की नाक कटवा दी, वरना आज तक किसी लड़की की इतनी जरूरत नहीं हुई। सायमा पकड़ी जाएगी तो उसका फैसला भी होगा। सायमा के फरार होने के रियासत की बेटी अमरीन को मालूम था, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। दूसरा मुजरिम सुजुकी ड्राइवर नसीर है, जिसने सायमा को उसके आशना के साथ फरार करवाया। मैंने फैसला किया है कि अमरीन को कत्ल करके उसकी लाश को जला दिया जाए। पंचायत के सरबराह परवेज, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो इलाके का बासर शख्स है और उसकी गुंडागर्दी के सामने किसी को बोलने की जरूरत नहीं थी। पंचायत खत्म, अब तुम सब लोग जा सकते हो। परवेज फैसला सुनाकर उठा तो पूरी पंचायत को सांप सूंघ गया और अब लोग आहिस्ता आहिस्ता उठकर जाने लगे। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। पंचायत के फैसले के बाद अमरीन इंतहाई खौफजदा हो गई। अम्मा, अम्मा अब क्या होगा? इसमें मेरा क्या कसूर है? अम्मा वो लोग मुझे मार देंगे, मुझे छुपा लो। कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा। क्यों परेशान हो रही है तू? अम्मा मुझे बचा लो। अमरीन अपनी माँ से लिपटी हुई थी कि इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। तो ऐसा कर, कमरे में जा, मैं देखती हूँ कौन है। जाना, जल्दी जा तू। अमरीन की माँ ने बेटी को फौरन अंदर छुपा लिया और खुद दरवाजा खोलने चली गई। सामने पंचायत का सरबराह परवेज गजबनाक निगाहों से अपने कुछ गुंडों के साथ मौजूद था। तो तुझे मालूम तो होगा पंचायत का फैसला। चल, अमरीन को हमारे हवाले कर। ये जुल्म है, मेरी बेटी बेकसूर है। तेरी इतनी जुर्रत मेरे फैसले को गलत कह रही है? चल हट यहाँ से, हट। आओ अंदर। पंचायत का गुंडा सरबराह परवेज अमरीन की मां को धक्का देकर अमरीन के घर में घुस गया। वो दोनों घर में घुसते चले गए। अमरीन ने गुंडों को देखकर भागने की कोशिश की, मगर एक कमजोर सी लड़की क्या कर सकती थी। चीखो पुकार सुनकर अमरीन का भाई कमरे में आया तो परवेज ने उसे भी बालों से पकड़ लिया। चल चल, प्लीज मुझे छोड़ दो। क्यों पकड़ा है मेरी बेटी को? छोड़ दो इसे। हट जा मेरे रास्ते से, वरना तुझे भी कत्ल करवा दूंगा। परवेज, खुदा का खौफ करो, छोड़ो मेरी बच्ची को, छोड़ो इसको। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, हट जा मेरे रास्ते से, वरना तेरे इस घर को आग लगवा दूंगा और तेरे इस लाडले बेटे को ना, इसे भी कत्ल करवा दूंगा मैं, समझी? चलो। अरे कहाँ जा रहे हो मेरी बेटी को लेके? अरे छोड़ दो मेरी बच्ची को, कहाँ ले जा रहे हो इसे? गुंडे अमरीन को जबरदस्ती अपने साथ उठाकर ले गए। सोलह साल अमरीन को सिर्फ इस जुर्म में गुंडे उठाकर ले गए थे कि वो गांव से भागने वाली सायमा की हमराज थी। शब्बीर ने देखा कि अमरीन एक बिल्कुल खाली मकान में मौजूद थी। आधी रात गुजर चुकी थी। उसके चेहरे पर खौफ था। उसे मालूम था
कि उसके कत्ल की तैयारी की जा रही थी। फिर कमरे का दरवाजा खुला, पंचायत का सरबराह परवेज अंदर आया। उसने हाथ से इशारा करके अपने 2 चेलों को अंदर आने के लिए कहा। फिर वो चेले एक कोने में बैठकर एक गिलास में कुछ मिलाने लगे। ये बेहोश करने वाली दवा थी। दवा तैयार हुई तो चेले ने गिलास पंचायत के गुंडे परवेज के हवाले कर दिया। परवेज ने गिलास डरी सहमी अमरीन की तरफ बढ़ाया। अमरीन ने हाथ जोड़ लिए। परवेज ने गिलास उसके हाथ में थमाने की कोशिश की तो अमरीन अपने बचाव के लिए पीछे हटी। पंचायत का सरबराह तैश में आ गया। उसने अमरीन को बालों से पकड़ा और फिर परवेज ने बेहोशी की दवा अमरीन के मुंह में उंडेल दी। अमरीन की सजा अभी खत्म नहीं हुई थी। उस मासूम बेकसूर लड़की को अभी ना सिर्फ बेहोश किया गया था, बल्कि अभी उसको कत्ल भी करना बाकी था। फिर शब्बीर ने देखा कि कमरे के आसेबी माहौल में परवेज नामी गुंडे के चेले बेहोश अमरीन के हाथ पांव बांध रहे थे। शब्बीर ने यह भी देखा अमरीन के गले में दोपट्टे की गिराह पड़ी हुई थी। उसे दोपट्टे से फांसी दी जा चुकी थी। शब्बीर की समझ में नहीं आ रहा था कि जब बेकसूर लड़की को कत्ल कर दिया गया था तो उस बेचारी के हाथ पांव क्यों बांधे जा रहे थे। शब्बीर को इस सवाल जवाब भी कुछ देर बाद ही मिल गया। शब्बीर ने देखा कि एक छोटे से बस स्टॉप पर एक सुजुकी कैरी की पिछली नशिस्त पर, जहां सीएनजी सिलेंडर लगा हुआ था, उस पर अमरीन की लाश रखी हुई थी और पंचायत का सरबराह सुजुकी के अंदर पेट्रोल छिड़क रहा था। दूसरे ही लम्हे सुजुकी में एक धमाका सा हुआ और आग के शोले बुलंद होते हुए दिखाई दिए। उसी रात फजर के वक्त गांव की मस्जिद से ऐलान किया जा रहा था कि सुजुकी कैरी में आग लगने से एक लड़की जलकर मर गई। शब्बीर ने देखा कि अमरीन की मां अपने नौउम्र बेटे को सीने से लगाए हुए ऊँग रही थी कि ऐसे में अजान की लिया और अपनी बेटी की सलामती पता नहीं क्या हो रहा है बाहर। मेरा तो दिल घबरा रहा है। या अल्लाह खैर। अमरीन का भाई मलगजे अंधेरे में स्टॉप तक पहुंचा। वहां 2-3 कैरी डब्बे खड़े थे। एक सुजुकी कैरी पूरी तरह जल चुकी थी। अमरीन के भाई ने जली हुई सुजुकी में झांका, मगर वहां राख के सिवा कुछ नहीं था। अमरीन का भाई वहां से पलट आया। उसे क्या मालूम था कि जिसे वो जली हुई राख समझकर वापस लौट रहा था, यही उसकी बहन थी। 16 साल अमरीन, मैट्रिक की तालिबा। यही वो बहन थी जिसके साथ उसका बचपन गुजर रहा था। नाम निहाल जाली पंचायत ने अमरीन को कत्ल करने के बाद उसकी लाश तक जला दी थी। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।
इंतहाई शर्मनाक और खुली बर्बरियत के वाकये के बाद पुलिस को पता चल गया कि अमरीन को जला दिया गया था। पुलिस ने अमरीन की मां से पूछगछ की तो वो खौफ के मारे खामोश रही, लेकिन आखिरकार उसने इस कयामत का पर्दाफाश कर दिया जो उस पर गुजरी थी। शहीद और परवेज आए थे, मुझे धमकी दी है जो तुम मदरसे लेके जा रहे हैं, हम लोग तुम बोली तो तुम मार देंगे। और मैं गुमान के डर से मारे भी चुप हो गई और आप भी चुप हो गई। मेरा घर वाला घर में जबरदस्ती उठा के ले गए, मेरे को बोलने नहीं दिया, बोले तुम्हें भी मारेंगे, तुम्हारे बच्चे को भी मार देंगे। इसलिए नहीं बताया कि मेरा एक ही बच्चा है, तो मैं गरीब हूँ, लोग पैसे वाले, इतने लोगों के बहुत लंबे आते ना, तो पैसे वाले, तो मैंने बोला मैं गरीब है, मैं क्या करूँ। अब जरा बेहिसी और इंसानियत सोजियों की एक झलक और देखते जाएं। शब्बीर जब मकूल गांव पहुंचा तो मुबैना दहशतगर्द परवेज की बिरादरी में शामिल औरतें हकायक छुपाने की कोशिश कर रही थी। जिस दिन ये वाकया हुआ, जब ये अमरीन जली, तो वो उसी दिन आए, तो सुबह वो सुबह वापस चले गए। जिरगो में हमारे रिश्तेदार जो हमारा खानदान है उसके सब थे, मगर उन्होंने सिर्फ आपस में सलाह मशवरा करने का वो जिरगा बिठाया है। मुबैना मुल्जिमान की बिरादरी ये तासुर देने की कोशिश कर रही थी जैसे नाम निहायत जिरगे ने अमरीन को नहीं चलाया था। लाश का सुनकर परवेज ने तमाम लोगों ने पुलिस को इतला दी पहले, फिर पुलिस वाले आए, तमाम उनके साथ हमारे सब जो जितने भी थे जिनको गिरफ्तार करके पुलिस ले गई है, वो तमाम जो है वो पुलिस के साथ फिरते रहे हैं। जहाँ जहाँ पुलिस उनको लेके गई है वो उनके साथ गए हैं। तो आग भी बुझाते भी रहे, जो आग बुझाते हैं लगाते हैं वो बुझाते नहीं है। तो ये हमारे साथ जुल्म है। हम लोग गरीब लोग हैं, हमारे शोहर आज 5-6 दिन से घर से लापता है। जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन ये इस बात पे बैठे हैं कि अब तो हमारी बच्ची चली गई है, हम लोग ऐसा ही करेंगे, हम लोग उसका कोई पीछा नहीं करेंगे, हम कोई बात नहीं करेंगे, हम इतना सिर्फ करेंगे, हम साइमा को अपने घर तक नहीं आने देंगे, उस पूरी फैमिली को अपने घर तक नहीं आने देंगे। अमरीन के साथ कोई किसी का कोई ताल्लुक ही नहीं था, ना अमरीन के साथ था, ना अमरीन के किसी और खानदान के साथ था। शब्बीर मुबैना मुल्जिम की बिरादरी के बाद इलाके के कुछ और लोगों से भी मिला। एक बुजुर्ग ने परवेज और उसके नाम निहायत जिरगे के बारे में जो कुछ कहा था वो परवेज के किरदार की कलई खोलने के लिए काफी था। लड़की अगवा हुई है, जैसे शादी की है मनपसंद, उस लड़की के साथ इस बच्ची ने मुआवनत की है, तो इसलिए इस बच्ची को हम ये सजा देंगे। अपने एक अजीज के घर में बैठे थे और वहीं बैठ कर उन्होंने फैसला किया, तो उस फैसले पे फिर अमल दरामद कर उन्होंने अपने चंद आदमी डिटेल किए, उस बच्ची को रात को जाकर घर से लाए। अभी इसकी माँ जो है वो डर के मारे ये नहीं बता रही है कि उसे धमकी दी होगी कि ये तो पुलिस को उन्होंने बता भी दिया खुद भी मेरे ख्याल में कि हमें तुम्हें मार देंगे। एक बच्चा उसका बाकी था, पहले ये सुन रहे थे कि जिंदा लड़की को उन्होंने गाड़ी में रख कर जला दिया, लेकिन पहले लड़की को मारा है, उसके गले में फंदा डाल के जैसे भी, तो उसको मार कर फिर गाड़ी में रख के उसे। लेकिन ऐसा इंसानियत सोच और ऐसा दरिंदगी और ऐसी मैंने अभी अपने 70 साल जिंदगी में देखा नहीं है, सुना भी नहीं। इस इलाके में नहीं सुना, चलो कहीं और दूसरी जगह होता रहा, तो इसलिए बहुत हमारी इन्होंने तौहीन भी की है, इस इलाके की भी तौहीन की है, इंसानियत की भी तौहीन की है, हमारे मज़हब की भी तौहीन की है और इस माशरे की भी साथ भी। मुआयना करवा रहा था, लेकिन इस दौरान शब्बीर ने महसूस किया जैसे पुलिस भी तमाम हकायक से आगाह होने के बावजूद मुल्जिमान के लिए नर्म रवैया रखे हुए थी। परवेज और सईद ने मिलकर ये फैसला किया है कि जिस केरी डब्बा में ये लड़की गई है अगवा के, उसको भी जलाएंगे, और जिस लड़की ने इसकी हेल्प की है उसको भी हम मार कर उस केरी डब्बा में जलाएंगे और इबरतनाक शिकस्त इनको देंगे, सजा देंगे, ताकि इस माहौल में कोई भी लड़का ना ऐसी हरकत करे और ना ही कोई ऐसा वकूआ करे और ना ही कोई लड़की ऐसी हरकत करे कि वो किसी लड़के के साथ अगवा कर जाए। ये है अमरीन का भाई। गुंडों ने इसे अपनी बहन के सामने दीवार बनकर खड़े होने के जुर्म में माँ के सामने मारा पीटा और उसके हाथ पांव बांध दिए। इधर उधर देखा, वहाँ तो लाश की तो पहचान नहीं हो रही थी, फिर इधर उधर आसपास के
सियासतदान की बेटी होती और उसे इस तरह कत्ल कर दिया जाता तो मुल्क में एक भौचाल आ जाता। लेकिन अमरीन गिडानी में मजदूरी करने वाले एक मजदूर की गरीब बेटी थी। उसे गुंडे उठा कर ले गए, उसे फांसी दे दी और उसकी लाश तक जला दी और उसकी माँ को बेटी की रेजा रेजा मैयत पर रोने की इजाजत भी नहीं दी। लानत है ऐसे खुद साख्ता पंचायती निजाम पर और खुदा की मार हो ऐसे बेहिस्सों पर जो कातिलों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। गुज़िश्ता दिनों कराची के इलाके औरंगी टाउन में एक इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया, जिसमें सफाक कातिल ने कमसिन बच्चों का गला दबाकर उन्हें कत्ल कर दिया था। मकतूलीन में 2 सगी बहनें और उनका एक कमसिन कजन भी शामिल था। अस्पताल में लोगों का रश था। लोग गुस्से और इश्तियाल के आलम में थे। वहां जमा होने वाले लोग और अस्पताल के अमले के दरमियान किसी मसले पर हुज्जत हो रही थी। फिर शब्बीर को पता चला कि मामला ही कुछ ऐसा था। 3 बच्चों की लाशें अस्पताल में लाई गई थीं और बच्चों के लवाहिकीन पोस्टमार्टम में ताखीर के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। शब्बीर ने अस्पताल में जो परेशान कुन मनाजिर देखे थे वो ये है। औरंगी टाउन 10 नंबर में किसी सफाक कातिल ने 2 सगी कमसिन बहनों और उनके कमसिन मासूम कजन को कत्ल कर दिया था। वाक़े की इत्तला मिलते ही शब्बीर जैसे ही औरंगी टाउन के महल्ले नंबर 10 पहुंचा, वहां उसे कयामत का मंजर दिखाई दिया। हर तरफ लोग ही लोग थे। चीखो पुकार का समा था। रेंजर्स के अहलकार एक दुकान में दाखिल होते हुए दिखाई दिए। फिर शब्बीर ने एक 3 मंजिला इमारत की एक मंजिल पर कमरे में सामान बिखरा हुआ देखा। अलमारियों के पट खुले हुए थे। घर के मकीन आपस में गले मिल मिलकर रो रहे थे। मीडिया हकायक जानने की कोशिश कर रहा था। फिर शब्बीर ने देखा कि एक इंतहाई दिल गिरफ्तार शख्स मीडिया के नुमाइंदों के सामने बयान दे रहा था। मैं दुकान में बैठा हुआ था, मुझे नहीं पता ऊपर क्या हुआ। पीछे से मेरी भांजी आई, उसने उधर मचाया मामू पर और मेरा बच्चा तो एक को उठाया, उसको लेके भाग रहे तो पीछे ऊपर से दूसरे की आवाज़ है, फिर तीसरे की आवाज़ है। तीनों को अस्पताल लेके भागे। मैं नहीं पता पीछे से कौन गया कौन आया। ये इलाके का रिहायशी शरीफुद्दीन था, जिसने अपने घर के नीचे पकवान की दुकान खोल रखी थी। शरीफ की 2 बेटियों और उन बच्चियों के एक कजन को किसी ने गला दबाकर कत्ल कर दिया था। चल बेटा इसको फटाफट जल्दी कर। शाबाश यार, क्या कर रहा है इसको, जल्दी मिला। शब्बीर को मालूम हुआ है कि उस दिन शरीफुद्दीन अपनी दुकान पर था और उसके कारीगर कामों में मसरूफ थे। थोड़ी ही देर में शरीफुद्दीन की एक भांजी दौड़ती हुई शरीफ के पास आई और दुहाई देने लगी। मामू 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 मार दिया उसे। मार दिया? किसको, किसने मार दिया? मामू किसी ने मार दिया। तो यार तुम लोग देखो, चल बेटा चल चल। भांजी की इतला पर जब शरीफ ऊपर पहुंचा तो उसकी 2 कमसिन बेटियां और उनका 4 साला कजन जिंदा नहीं थे। किसी ने उनका गला दबाकर कत्ल कर दिया था। क्या कर सकते। बच्चों के लर्ज़ाखेज कत्ल ने शरीफ को हवास बाख्ता कर दिया था। वो मीडिया से बात कर रहा था तो उसका दिल डूबता जा रहा था। मैं दुकान में बैठा हुआ था, मुझे नहीं पता ऊपर क्या हुआ। पीछे से मेरी भांजी आई, उसने उधर मचाया मामू ऊपर क्या हुआ, मेरा बच्चा तो एक को उठाया, उसको लेके भाग रहे तो पीछे ऊपर से दूसरे की आवाज़ है, फिर तीसरे की आवाज़ है। तीनों को अस्पताल लेके भागे। मैं नहीं पता पीछे से कौन गया कौन आया। 3 बच्चों के लर्ज़ाखेज कत्ल की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी। रेंजर्स और पुलिस के आला हुक्काम मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस ने यकीन दिलाया था कि वो जल्द कातिल को गिरफ्तार कर लेंगे। बज़ाहिर जो है वो तीनों बच्चों को जो है वो उनका गला दबा के उनको मारा गया है। तो इसकी जो है वो मल्टी डायरेक्शनल जो है वो इन्वेस्टिगेशन होगी। आया ये मर्डर है, डकैती है या कोई और, जो भी होगा उसमें मोबाइल फोन का डाटा भी लिया जाएगा और तमाम टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे। ये जो पकवान की दुकान आप देख रहे हैं, ये शरीफ ही की दुकान है।
और वाकये के बाद जो लोग यहाँ जमा हो गए थे, पुलिस का ख्याल था कि शायद कातिल आसपास ही मौजूद था। पुलिस ने बच्चों के बाप की मुद्दइयत में नामालूम कातिलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था और कातिलों की तलाश में थी। शब्बीर ने देखा कि एक सादा लिबास मुखबिर एक दिन थाने में दाखिल हुआ और अपने अफसर को इंतहाई राजदारी से कोई इत्तला देने लगा। अफसर मुखबिर की इत्तला मिलते ही अपनी जगह से खड़ा हो गया और फिर शब्बीर ने देखा कि पुलिस मोबाइल रात के अंधेरे में उसी बिल्डिंग के पास जाकर रुक गई जहां शरीफ रिहाइश वजीर था और उस बिल्डिंग के नीचे उसकी दुकान थी। मोबाइल से कुछ अहलकार नीचे उतरे और बिल्डिंग में बने हुए एक कमरे में दाखिल हो गए। कमरे में एक शख्स बनियान पहने सो रहा था। एक पुलिस एहलकार ने उसे झिंझोड़ा तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। क्या नाम है तेरा? सब हसन। क्या करता है? सब बावर्ची हूँ, यही मुलाजिम हूँ, यही रहता हूँ सब। इसको लेके चलो सब, लेकिन ये चलो इसको थाने चलो। इसको सीधी तरह गेट ले जावे सर। अबे चल चल बार। पुलिस एहलकार हसन को हिरासत में लेकर निकल ही रहे थे कि मकतूल बच्चियों का बाप जीने से उतरकर मोबाइल वैन के पास आ गया। अरे इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला मेरी बच्चियों के कातिलों का? तुम्हारी बच्ची के कातिलों को तो मैं जमीन खोद कर भी निकाल लूंगा। फिलहाल तुम्हारे मुलाजिम को ले जा रहा हूँ मैं साथ। इंस्पेक्टर साहब, ये तो मेरा बहुत वफादार मुलाजिम है, इसे कहाँ ले जा रहे हैं आप? हमें अपना काम करने दो। ले चलो इसको। सर मुझे बचा लो सर। ले चलो इसको। अपनी मर्जी से बगैर पिटे सब कुछ सच सच बता दे, वरना अपने पैरों पर चलकर नहीं जा सकेगा। साहब मैं झूठ नहीं बोला साहब, मैंने बच्चियों को नहीं मारा साहब, मैं बेकसूर हूँ। देख फिर तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ, सब कुछ सच सच बता दे। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। गला दबा कर मारा था ना? तफ्तीशी ने जैसे ही हसन के बाल पकड़े, हसन को अंदाजा हो गया कि झूठ बोलना बेकार था। उसने कत्ल का इतराफ कर लिया। साहब क्या हो गया था साहब? साहब मेरा दिमाग घूम गया था, मुझे माफ कर दो साहब। तुझे उन मासूम बच्चों पर रहम आया था? बोल। हाँ नहीं साहब नहीं। अच्छा तो फिर मैं तुझ पर रहम करूं? ये बता वो 5.25 लाख रुपए कहाँ है? 5 लाख? साहब मुझे 5.25 लाख के बारे में नहीं जानता साहब, मैं मुझे नहीं मालूम। पुलिस ने दावा किया है कि शरीफ का पुराना मुलाजिम ही उसके बच्चों का कातिल है, क्योंकि बच्चों ने उसे घर में रखी हुई 5.25 लाख रुपए की रकम चोरी करते देख लिया था। कोर्ट के अंदर उसने कन्फेशन किया है बाकायदा, जज साहब के सामने उसको 3 से 4 घंटे बिठाया गया कोर्ट के अंदर और उसको बताया गया कि आप ये जो बयान दे रहे हो अपनी मर्जी से दे रहे हो, आपको कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है और आपको पता है कि इस बयान देने के नताइज क्या होंगे, आपको कल को सजा भी हो सकती है। उसने कहा जी मुझे तमाम बातें पता हैं और मैं अपने जुर्म का इतराफ करता हूँ, मैंने इन बच्चों को कत्ल किया है। इसके अलावा चश्मदीद गवाह हमारे पास हैं, जिन लोगों ने इसको घर से निकलते देखा और घर में दाखिल होते देखा, दोनों तमाम चश्मदीद गवाह हमारे पास हैं और मुलज़म के इतराफ़ी बयान हमारे पास है। इन तमाम शवाहिद की रोशनी में मुलज़म सजा से नहीं बच सकेगा। उसने एक कत्ल नहीं बल्कि 3 कत्ल किए हैं। पुलिस ने शरीफ के मुलाजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शब्बीर का कहना है कि अगर हसन का जुर्म अदालत में साबित हो गया तो शायद उसे उसके किए की सजा भी मिल जाए, लेकिन शब्बीर का यह भी कहना है कि वो माँ जिसकी बच्चियों और बच्चे को बेकसूर सफाकी से कत्ल कर दिया गया था, क्या कभी उसे सुकून मिल सकेगा? क्या वो बाप एक दिन भी अपनी बच्चियों को याद किए बगैर रह सकेगा? क्या बच्चियों और बच्चे के ये मासूम चेहरे कभी भुलाए जा सकेंगे? जरा तसव्वुर कीजिए, जब बच्चों के वालिदैन तन्हाई में ये सोचते होंगे कि उनके मासूम बच्चों का गला दबाया जा रहा था, तब उन बच्चों ने अपने माँ बाप को पुकारा होगा, तड़पे होंगे और फिर मायूस होकर हमेशा के लिए खामोश हो गए होंगे। ये एहसास और दुख कितना नाकाबिल तसव्वुर और नाकाबिल बयान है, शब्बीर को इसका अंदाजा है। शब्बीर ने लवाहिकीन को सब्र की तलकीन की है और दुआ की है कि खुदा करे कि उनके बच्चों का कातिल अपने अंजाम को पहुंचे। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा।
मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।